रामकिशन जी जब दोपहर की कड़ी धूप में घर लौटे तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पसीने में लथपथ कपड़े और माथे पर लकीरों की एक थकी हुई श्रृंखला। घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने आवाज़ दी, अरे भाग्यवान, जल्दी से ठंडा पानी देना, जान निकली जा रही है। अगर नींबू पानी मिल जाए तो कहना ही क्या, दिल जैसे धक धक कर रहा है। यह सुनते ही सुमित्रा जी, जो रसोई में कुछ कपड़े धो रही थी, तेजी से अंदर आई और बोली, अभी लाई जी, बैठिए, तब तक पंखा चला देती हूँ। वह भागती हुई रसोई में गई और कुछ ही मिनटों में नींबू पानी लेकर लौट आई। नींबू पानी पीने के बाद रामकिशन जी की सांसें कुछ धीमी पड़ी, लेकिन शरीर की गर्मी और अंदर की थकान अब तक शांत नहीं हुई थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अब ये गर्मी सहन नहीं हो रही भाग्यवान, मगर करे क्या। महीने की शुरुआत में ही जेब खाली हो जाती है और ऊपर से कूलर भी जवाब दे चुका है। सुमित्रा जी धीरे से बोली, आप चाहें तो इस बार कोई सेकंड हैंड एसी देख लें। दोनों बेटों के कमरे में तो पहले से है। रामकिशन जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, बात तो तेरी सही है, इस महीने एफडी मैच्योर हो रही है, एक एसी तो आराम से आ ही जाएगा, और वैसे भी बाकी बिल भी तो मैं ही भरता हूँ। ये सुनकर सुमित्रा जी को थोड़ी राहत महसूस हुई, पर उस सुकून में भी एक चुभन छुपी थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुओं को उनसे कोई मतलब नहीं। शादी के बाद से ही दोनों बहुएं उनसे कटी कटी सी रहती थी, ना बातचीत ना स्नेह, बस अपने अपने पतियों के इर्द गिर्द सीमित। रामकिशन और सुमित्रा ने जब ये देखा कि बहुएं घर में उनका कोई काम नहीं करती, तो उन्होंने बिना किसी विवाद के स्पष्ट कह दिया, तुम लोग हमारी चिंता मत करो, बस अपने पतियों का ध्यान रखना, हमारे लिए इतना काफ़ी है। सुमित्रा जी ने कभी खुद को सास की तरह पेश नहीं किया। रसोई की जिम्मेदारी उन्होंने चुपचाप खुद ही ले ली। हालांकि घर का खर्च दोनों बेटे भी मिलकर उठाते थे, लेकिन बिजली का बिल रामकिशन जी की पेंशन से ही भरा जाता था। अब हाल ये था कि जिसे जो खाना चाहिए होता वो खुद ही बना लेता, मगर रामकिशन जी को ये सब देखकर अपने बेटों पर शर्म आती थी। उन्होंने अपना जीवन बच्चों के पालन पोषण में खपा दिया था और बदले में ये उपेक्षा। एक दिन सुमित्रा जी को अपने मायके जाना पड़ा। उनके भाई की हालत गंभीर थी। उन्होंने रामकिशन जी से कहा, आप अकेले संभाल लेंगे ना। रामकिशन जी मुस्कुराए, तू जा भाग्यवान, मैं खुद बना लूँगा कुछ ना कुछ। पर जैसे ही सुमित्रा जी गई, बहुओं का असली चेहरा सामने आया। रामकिशन जी को मधुमेह था। उन्हें सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए होता था, लेकिन बहुएं तो 10 बजे से पहले कमरे से निकलती ही नहीं थी। उन्होंने बेटों से कहा, तुम अपनी पत्नियों से कह दो कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती मुझे नाश्ता समय पर दे दिया करे। दोनों बेटे कुछ बोले बिना कमरे में चले गए। चेहरे पर नाराज़गी थी, लेकिन आवाज़ में कोई जिम्मेदारी नहीं। अगले दिन सुबह 9 बजे बहुएं रसोई में ज़रूर थी, मगर बर्तनों की टनटनाहट और चेहरों पर नाराज़गी साफ थी। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया तो जानबूझकर गांव चली गई और ये बोझ हमारे सर पर डाल गई। छोटी बहू झल्लाई, कितने नखरे हैं इस बुड्ढे के। सुबह 9 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे खाना और 4 बजे चाय, ऊपर से रात भर बच्चों की नींद खराब कर दो और सुबह उठकर महाराज के लिए चाय बनाओ। रामकिशन जी ये सब सुनकर अंदर से टूट गए। उनकी पत्नी ने उन्हें कभी भूखा नहीं रखा था, मगर आज मेज पर कुछ बिस्किट और एक कप पानी जैसी कड़वी चाय रखी थी। उन्होंने एक घूंट लिया और तुरंत कप किनारे रख दिया। इसी के साथ उनकी आंखों में नमी उतर आई। बासी रोटियों और कड़वी चाय से दिन गुजरता गया। सुमित्रा जी की अनुपस्थिति में रामकिशन जी जैसे अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गए थे, वो भी बिना स्वागत के।
एक दिन सुबह जब उन्होंने थाली में रखी सब्जी सूंघी तो इतनी तेज दुर्गंध आई कि उन्हें उल्टी आ गई। रोटियां तो रात की ही बची हुई थी, सख्त, ठंडी और बिना स्वाद के। उन्होंने बस धीमे से कहा, बहू जरा एक गिलास दूध दे दो। बड़ी बहू उस वक्त सब्र की सीमा लांघ चुकी थी। वो चिल्लाई, पिताजी आपके बहुत नखरे हैं, कभी रोटी चाहिए कभी सब्जी पसंद नहीं, अब दूध भी। क्या समझते हैं आप? रामकिशन जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम अपने पिता को भी ऐसा ही खाना देती? देखो सब्जी खराब है, रोटी बासी है, तो बुला लीजिए अपनी पत्नी को वापस। बहू का तिरस्कार भरा स्वर पूरे कमरे में गूंजा। वही आपकी सेवा कर सकती है, क्या मुसीबत है? एक बार खाना नहीं जमा तो शिकायत शुरू। इतना कहकर वो झन्न से प्लेट पटकी और कमरे में चली गई। रामकिशन जी वहीं बैठे रह गए। कमरे की दीवारें उन्हें घूरने लगी। खाने की मेज अब मैदाने जंग लगने लगी थी। उसी वक्त बाहर खड़ा उनका नन्हा पोता गोलू सब देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। जब बहू कमरे में चली गई तो गोलू रसोई की तरफ भागा। उसने चुपचाप फ्रिज खोला, दूध निकाला, गिलास में भरा और दादाजी के पास लाकर बोला, दादाजी ये दूध पी लीजिए, ठंडा नहीं है, मैंने चम्मच से हिलाया है। रामकिशन जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने गोलू को सीने से लगाया और बोले, तू तो मेरा खून है, इसीलिए तुझे अपने दादा की तकलीफ दिखती है। गोलू मुस्कुराया, दादाजी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और मेरी भी बीवी आएगी तो मैं उससे कहूँगा कि मेरी मम्मी पापा को भी बासी रोटियां देना ताकि तुम अकेले मत महसूस करो। ये मासूमियत रामकिशन जी के जले हुए दिल पर जैसे ठंडी फुहार थी। लेकिन शाम होते ही वही घर फिर गर्म बहसों का अखाड़ा बन गया। एक दिन तेज गर्मी के कारण रामकिशन जी के शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए। घमौरियाँ जल रही थी, हर हलचल तकलीफ दे रही थी। उन्होंने बेटों से कहा, अब एसी की ज़रूरत है, कूलर भी जवाब दे गया है। बड़े बेटे ने कहा, पापा इस महीने बहुत खर्चा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। छोटे बेटे ने भी वही सुर पकड़ा, बच्चे की स्कूल फीस बाकी है, एसी के पैसे नहीं है पापा। रामकिशन जी चुप रह गए, पर वो समझ गए कि उन्हें अब अपने लिए ही सोचना होगा। अगले ही दिन वो बैंक गए, एफडी तोड़वाई और 1 टन की एसी खुद खरीद लाए, बिना किसी को बताए। जब रात को कमरे में ठंडी हवा चली तो बहुओं की नज़रें बदल गई। देखो ना, बिना बताए एसी लगा लाए बुड्ढे, कितना दिखावा कर रहे हैं। रात होते ही उन्होंने अपने पतियों के कान भर दिए। बेटे गुस्से में कमरे में आए और बोले, पापा आपको बताना तो चाहिए था कि आप एसी लेने वाले हैं। रामकिशन जी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमसे पूछकर क्या फ़ायदा बेटा, साफ मना कर चुके थे तुम लोग। अब अगर ज़िंदगी भर संघर्ष किया तो बुढ़ापे में थोड़ी राहत तो चाहिए। पर पापा एसी से बिजली का बिल बहुत आएगा, बिल मैं भर लूँगा। जितना सालों तक मैं तुम्हारे एसी का बिल भरता रहा वो भी तो कुछ था। तब तुमने कभी पूछा था कि पापा ठंड में सो पाते हैं या नहीं? बेटे चुप हो गए। नई एसी की ठंडी हवा जैसे रामकिशन जी के भीतर जमी हुई वर्षों की पीड़ा को पिघला रही थी। लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1 महीने बाद बिजली का बिल आया, 5,000 ज़्यादा। बेटों ने जैसे होश खो दिए। बड़ा बेटा बिल को हाथ में लेकर चिल्लाया, पिताजी देखिए ये क्या हाल है, 15,000 से ऊपर बिल आ गया और आप एसी में मज़े ले रहे हैं। रामकिशन जी ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुम भूल गए बेटा, इतने सालों तक मैं ही तुम्हारे कमरे का एसी बिल भरता रहा। आज सिर्फ 5,000 ज़्यादा है, उसमें इतना हंगामा। छोटा बेटा चीखा, पापा हमारी लॉटरी नहीं लगी है, बच्चे की फीस बाकी है, राशन लाना है, EMI भरनी है,
अब ये बिल कौन भरेगा? रामकिशन जी ने सीधी बात कही। तो ठीक है, अब हर कोई अपना अपना बिल भरेगा। मैं अपना हिस्सा खुद भरूंगा और घर का खर्च भी मेरी पेंशन से चला लूँगा। अब तुम दोनों अपने हिस्से खुद संभालो। ये सुनकर जैसे घर में विस्फोट हो गया। बड़ा बेटा चिल्लाया, तो फिर अब आप ये घर भी छोड़िए, बाहर जाके रहिए। रामकिशन जी ने तमतमाते हुए कहा, मैं क्यों छोड़ूं? ये घर मेरी मेहनत का है, तुम्हारी माँ और मैंने इसे ईंट ईंट जोड़कर खड़ा किया है। गुस्से में बेटा उनकी ओर लपका, मानो हाथ उठाने को तैयार हो। तभी सुमित्रा जी बीच में आई। शर्म नहीं आती? अपने बाप पर हाथ उठाने जा रहे हो? बड़ी बहू ने सुमित्रा जी को जोर का धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। रामकिशन जी का खून खोल गया। वो चिल्लाए, बस बहुत हो गया। पर कहानी यही नहीं रुकी। छोटा बेटा बोला, भाई इनसे बहस में क्या रखा है? एसी उतारो और बेच डालो और इन दोनों को ऊपर वाले कमरे में डाल दो, वहीं से ये अपना बुढ़ापा काटेंगे। और वाकई दोनों को ऊपर के कमरे में फेंक दिया गया। ना पंखा, ना बल्ब, ना पानी, बस गरम छत, बासी रोटियां और घुटन। 7 दिन तक रामकिशन और सुमित्रा जी एक कोने में बैठकर रोटियों को चबाते रहे। कभी दही से निगला, कभी आंसुओं से। अंत में एक रात उन्होंने चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह जब बहुएं उठी तो दोनों बुजुर्ग जा चुके थे, पर किसी को अफसोस नहीं हुआ। उल्टा चैन की सांस ली गई। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह जैसे ही बेटों ने ऑफिस के लिए दरवाज़ा खोला, सामने खड़े थे वही बूढ़े और उनके साथ पुलिस। बड़ा बेटा अकबकाया, पिताजी आप फिर से आ गए, हमें लगा पीछा छूट गया। इंस्पेक्टर ने आंखें तरेरते हुए कहा, इनसे इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा तुरंत बहाना बनाने लगा, नहीं साहब, मैं तो डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, ये सुन ही नहीं रहे थे। छोटा बेटा बोला, पिताजी तो बीमार थे, हम तो उनकी सेवा ही करना चाह रहे थे। इंस्पेक्टर ने बात काटते हुए कहा, लगता है दवा की जरूरत इन्हें नहीं, तुम दोनों को है। रामकिशन जी ने एक लंबी सांस ली, फिर एक जोरदार तमाचा बड़े बेटे के गाल पर जड़ दिया। बेशरम, तू क्या सोचता था, मुझे छत पर फेंक देगा और खुद एसी में सोएगा? भूल मत, ये घर आज भी मेरे नाम है। अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं, समाज के उन बुजुर्गों के लिए होगा जो बच्चों के होते हुए भी अकेले हैं। उन्होंने घर को ट्रस्ट को दे दिया और साफ कह दिया, आज के बाद कभी इस घर की ओर मत देखना और अपने बच्चों को कह देना कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज तुमने किया। इंस्पेक्टर ने चारों को गाड़ी में बैठा लिया। बेटे बहुएं गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन और सुमित्रा जी एक दूसरे का हाथ थामे घर के बरामदे में बैठे। चेहरे पर एक सुकून था। जिस घर में माँ बाप को छांव नहीं मिलती, वहाँ बच्चों को भी कभी सुख की धूप नसीब नहीं होती। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो सिर्फ एक कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।